जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के विषय में अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी में बात किया था कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ और विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है और क्या कहते हैं, इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अब हम आज विशेष रूप से कैबिनेट मिशन के आधार पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो और 1900 भारत शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो चुनाव के बाद स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आया है। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, अर्थात हम भावना से क्या है ना, हमारे मन की जो भावना है उससे उस तरीके से भावना से पूरा राष्ट्र क्या है, एक है। तो भावना से क्या है, एकात्मक। और संरचना में संविधान कैसा है, संघात्मक व्यवस्था वाला है। तो इसे याद रखना है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक तथा संरचना में संघात्मक व्यवस्था वाला है। तो अब हम मेन रूप से बात करेंगे कि एकात्मक क्या है और संघात्मक क्या है। एकात्मक का मतलब हो गया एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र का मतलब होता है कि जैसे कोई नियम या कानून बनाना है और वहां पर नियम कानून बना, या जैसे किसी राज्य और केंद्र दोनों कानून किसी विषय पर बनाते हैं, तो राज्य ने किसी विषय पर कानून बनाया और उसी विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया, तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर किसकी दृढ़ता है, किसकी मजबूती है, केंद्र की। तो इसलिए भारतीय संविधान भावना से कैसा है, एकात्मक। तो एक सशक्त केंद्र, तो अर्थात कोई भी मामला किसी भी विषय पर अगर कानून बन रहा है वहां पर राज्य और केंद्र दोनों बना दिया, तो केंद्र का नाम मान्य होकर किसका हो जाएगा, राज्य का नाम मान्य मानकर केंद्र का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत क्या है, एकात्मक है। भावना से क्या है, एकात्मक है। दूसरा, एक संविधान है। पूरे भारत में एक संविधान है, ये नहीं कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग संविधान, ऐसी व्यवस्था हमारे राष्ट्र में नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भारत का जो संविधान है वो भावना में कैसा है, एकात्मक है। क्यों, क्योंकि एक एक संविधान है। राज्य के लिए अलग संविधान या केंद्र के लिए अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए एक संविधान है। तो यहाँ पर एकात्मक को दर्शा रहा है। एक संविधान किसको दर्शाता है, एकात्मक, पूरा राष्ट्र एक है। और एक सशक्त केंद्र, अर्थात हर मामले में मजबूत से किसी विशेष तरीके से अगर कोई बात आ जाती है तो वहां पर केंद्र की सारी जिम्मेदारी होती है। तो एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता जो होती है एक पूरे राष्ट्र की होती है, देश की होती है, ना कि आपको दोहरी नागरिकता है कि एक आपको राज्य की नागरिकता दिखानी पड़ेगी कि हम इस राज्य के हैं, एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, और एक जो है कि हम भारत के। तो दो नागरिकता यहाँ पर नहीं है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। वहीं पर अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी दोहरी नागरिकता है। अर्थात वहां पर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहेगा तो उसे राज्य की भी नागरिकता प्रदान मिलेगी और देश की भी। तो अमेरिका में राज्य और देश दोनों की नागरिकता, उसे ही दोहरी नागरिकता करते हैं। जबकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब एक नागरिक, पूरे भारत के आप नागरिक होंगे। ये नहीं कि आप राज्य के नागरिक अलग हैं और देश के नागरिक अलग हैं, ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं है। इसे कहेंगे एकल नागरिकता। तो ये दर्शाता है कि भारत क्या है, एकात्मक है। भावना से सब क्या है, एकात्मक है। तो पहला मैंने क्या बताया, एक सशक्त केंद्र किसको दर्शाता है, एकात्मक व्यवस्था को। एक संविधान, एकात्मक व्यवस्था को। और एकल नागरिकता, एकात्मक व्यवस्था को। अब संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन भी किसको दिखाता है, एकात्मक व्यवस्था पर। अर्थात किसी विषय पर संशोधन करना है तो
साधारण बहुमत अर्थात आधे से एक अधिक बहुमत से संविधान में क्या हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। तो वो किसको दर्शाता है, एकात्मक को। तो भारतीय व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था कैसी है, एकात्मक। तो संविधान का लचीलापन भी किसको दर्शाता है, एकात्मक व्यवस्था का। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब सत्र न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय, तीनों एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे से समाहित हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय से न्याय क्या कहते हैं, न्याय मिला, लेकिन उसे लगता है कि हमें जो है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर कहाँ जा सकता है, उच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकता है। फिर वहां से भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला, तो कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर कैसा है, एकीकृत न्यायपालिका भी किसको दर्शाता है, एकात्मक। हमारा संविधान भावना में कैसा है, एकात्मक है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा अर्थात राज्य में जो है अलग से किसी पार्टी की सरकार है मान लीजिए, तो वहां पर वो पार्टी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है, कौन करता है, केंद्र। तो ये दर्शाता है कि भारत एक है, भावना से सब एक हैं। वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करती है, कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो इसलिए ये भी किसको दर्शाता है, किसको, राज्यपाल की नियुक्ति किसको दर्शाता है, भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान भावना में कैसा है, एकात्मक। दूसरा है आपातकालीन प्रावधान। कोई राज्य, कोई किसी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बनी और वो सरकार मान लीजिए चला रही है, लेकिन उसको वहां पर राज्य में अराजकता है, बहुत ज्यादा शासन प्रशासन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया है ना, दुरुस्त शासन व्यवस्था नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पर अराजकता फैल गई है। तो इस परिस्थिति में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, आपातकालीन परिस्थिति लगा सकती है। तो वहां पर भी केंद्र का ही क्या हो जाएगा, वहां पर शासन हो जाएगा। तो किसको दर्शाता है, एकात्मक। या कोई किसी देश पर कोई आपात परिस्थिति आ जाती है, तो पूरा शासन व्यवस्था किसके हाथ में चला जाता है, केंद्र के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। तो ये किसको दर्शाता है, भावना में एकात्मक। तो हमारा संविधान भावना में कैसा है, एकात्मक। तो आपको एकात्मक समझ में आया होगा। एकात्मक का मतलब गैर संघी, वहां पर संघ नहीं है ना, गैर संघी, बिना संघ का, सब एक है, एक है ना, यहाँ पर अलग अलग नहीं है ना। संघात्मक में संघ से कई लोगों से मिलकर एक संघ बनता है, लेकिन एकात्मक का मतलब एक, पूरा सब एक है ना, भावना से एक है। लेकिन संरचना में हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक है। हमारा संविधान संरचना में कैसा है, संघात्मक। अब संघात्मक समझ लेते हैं क्या होता है। एक से अधिक राज्य को या सरकार को मिलाने पर क्या बनता है, संघ बनता है। तो यहाँ पर दो सरकार है, एक केंद्र की और एक राज्य की। केंद्र और राज्य की दो सरकारें बनती हैं, तो किसको दर्शाता है, संघ, है ना। वहां पर दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहता है, तो किसको कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था। संरचना में संविधान कैसा है, संघात्मक है। शक्तियों का विभाजन अर्थात केंद्र के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग कानून बनाने की शक्तियां हैं, और राज्य को राज्य से समवर्ती मतलब राज्य विषय पर जो है सूची बनाने नियम बनाने का किसके अंदर है, राज्य सरकार के पास। तो शक्तियों का भी क्या है, विभाजन है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र से संबंधित विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य से संबंधित विषय पर राज्य सरकार बनाती है। तो ये किसको दर्शाता है, संघात्मक को। राज्य और संघ, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं, तो ये किसको बोलेंगे, शक्तियों का विभाजन कैसा है, संघात्मक व्यवस्था वाला है। अगला है लिखित संविधान। हमारा संविधान एक व्यक्ति ने, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ने नहीं बनाया है। हमारा संविधान 28 राज्य है ना, सब केंद्र शासित मिलकर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी मिलकर एक संविधान का निर्माण हुआ है। अर्थात संघ से मिलकर, कई सदस्यों के समूह से, संघ से मिलकर हमारा संविधान बना है। तो इसलिए हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक व्यवस्था वाला है, लिखित संविधान। एक व्यक्ति ने संविधान को नहीं लिखा है, 389 सदस्य, बाद में 299 सदस्यों ने मिलकर संविधान को क्या किया है, रचा है, लिखा है, गढ़ा है। तो वो किसको दर्शाता है, संघात्मक व्यवस्था, संघ से मिलकर बना है, सभा से मिलकर बना है। इसलिए
भारतीय संविधान संरचना में कैसा है? संघात्मक। संविधान की सर्वोच्चता, अगर कोई भी विषय है, किसी भी मामले का कोई भी मुद्दा है, तो वहां पर किसकी बात मान होती है? संविधान में जो कुछ भी वर्णित है, संघ के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसी को सर्वोच्च जो है दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसलिए ये किसको दर्शा रहा है? संरचना में कैसा है? संघात्मक। संघ में, सभा में मिलकर बनाया गया संविधान की सर्वोच्चता है, उसी से निर्णय फैसला देना है। तो ये किसको दर्शा रहा है? संविधान की कठोरता। हमारा संविधान हमने कहा लचीलापन किसको दर्शाता है? एकात्मक को। लेकिन कठोरता किसको दिखाता है? संघात्मक को, अर्थात अनम्य। भारतीय संविधान का लचीला और कठोर दोनों है, नम्य और अनम्य दोनों है। तो संविधान की कठोरता अर्थात संविधान में संशोधन करना है, तो वहां पर 2/3 है बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से कोई चीज जो है विशेष बहुमत वाले क्या होंगे? पारित होंगे। तो किसको दिखाएगा? संविधान की कठोरता को दर्शाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात वहां पर न्यायपालिका में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पूरा संघ की न्यायपालिका है, पूरा स्वतंत्र न्यायपालिका है। वहां पर कोई केंद्र के अंदर में न्यायपालिका नहीं है, राज्य के अंदर में न्यायपालिका नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसको दर्शाती है? संघात्मक व्यवस्था की। अर्थात वहां पर क्यों? मान लीजिए राज्य और केंद्र से संबंधित कोई मुद्दा होता है और विवाद होता है, तो वहां पर अगर केंद्र के अंतर्गत होता तो वहां पर फैसला किसके पक्ष में आता? केंद्र के आता। तो या राज्य के अंतर्गत अगर न्यायपालिका होती तो फैसला राज्य के अंतर्गत। इसलिए न्यायपालिका को कैसा रखा गया? स्वतंत्र। तो इसलिए संघात्मक व्यवस्था वाली हमारी न्यायपालिका है। द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था अर्थात हमारे चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका जो है केंद्र वाला हो, संसद हो, और चाहे आपका विधानमंडल हो, चाहे विधान या संसद हो, या चाहे आपका विधानमंडल हो, दोनों में दो सदनी व्यवस्था है। जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा, दो सभाओं को मिलकर संघ बनता है। ऐसे ही राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल में क्या? विधानसभा और विधान परिषद से एक क्या बनता है? राज्य का वहां पर कानून बनता है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान कैसा है? द्विसदनी अर्थात संघात्मक वाला है। द्विसदनी, द्विसदनी किसको दर्शाता है? संघात्मक व्यवस्था वाला। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि संविधान हमारा कैसा है, आपको समझ में आया होगा। हमारा संविधान भावना में एकात्मक, अर्थात भावना से हम लोग कैसे हैं? एक हैं, और संरचना में उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, वो कैसी है? संघात्मक वाली है, संघात्मक व्यवस्था वाली है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हमारा संविधान भावना में एकात्मक तथा संरचना में कैसा है? कैसा है? संघात्मक है। अब हम एक बात और बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि उसमें कहा गया भारत का हमारा संविधान जो है राज्यों का संघ है। संविधान हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। तो विशेष रूप से केवल संघ वाला नहीं कहा है, नहीं तो फिर राज्य छूट जाता, और राज्य का अगर राज्यों का संघ नहीं बोलता तो प्रत्येक राज्य अपना अलग राष्ट्र की राग अलापने लगता। तो इसलिए वहां पर संघीय व्यवस्था वाला नहीं कहा, क्या कहा? राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि किसका प्रयोग है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ, अगर राज्यों का संघ नहीं करता तो प्रत्येक राज्य कहता हम खुद अपने में एक संघ हैं और खुद एक राष्ट्र बन जाता। तो यहाँ पर फिर भारत अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत हो जाता। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसलिए राज्य सब एकत्रित होकर एक संघ को निर्मित करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघीय व्यवस्था। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। हमारा संविधान जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान का जब निर्माण हुआ, उसके बाद 1952 में जो है चुनाव का फैसला आया, और उसके बाद फैसले के बाद संसद की पहली बैठक जो हुई वो 13 मई 1952 को हुई। भारतीय संसद है ना, संसद की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के बाद
जब उसका चुनाव हुआ स्वतंत्र भारत का 1951 से 1952 तक जो है स्वतंत्र भारत में आम चुनाव हुआ लोकसभा का, और चुनाव के बाद जब फैसला आया, निर्णय आया, तो उसके बाद संसद में वहां पर पहली बैठक संसद की कब हुई? 13 मई 1952 को। तो संसद की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। और भारतीय संविधान जो है वह उसमें प्रथम बार संशोधन कब हुआ? तो 1952 में, सॉरी 51 में। भारतीय संविधान में पहली बार जो है संशोधन कब हुआ? 1952 में। याद रखना है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में। तो 1952 में संविधान में कौन सा संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन हुआ। तो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1952 में। संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 में। और हमारा संविधान कैसा है? तो भावना में एकात्मक तथा संरचना में संघात्मक व्यवस्था वाला है। और हमने आपको एकात्मक और संघात्मक क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारत का मनु। मनु क्या है? मनुस्मृति, है ना। जब वैदिक साहित्य आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे मनुस्मृति, है ना। एक मनुस्मृति जो है आपका उपनिषद है, उसमें से बहुत सारी बातों का वर्णन हुआ है। तो वहां पर हम मनुस्मृति जो है एक तरह से न्याय कानून व्यवस्था थी मनुस्मृति, है ना। हिंदुओं का एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति साहित्य, मनुस्मृति साहित्य। तो उसमें जो है न्याय कानून की बातें, कैसे न्याय चलेगा, शासन प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में वहां पर व्यवस्था हुई है। तो उसी के नाम से आधुनिक भारत का मनु या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जैसे प्राचीन भारत का जो है जो मनुस्मृति है उसे मनु ने लिखा, संविधान एक तरह से उसके मनुस्मृति या मनु संहिता कहते हैं, है ना। स्मृति साहित्य, मनुस्मृति साहित्य है, तो उसे मनु ने लिखा था। न्याय कानून व्यवस्था कैसी चलनी है, तो उसी प्रकार से आधुनिक भारत का जो संविधान का जनक कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो भारत का आधुनिक भारत का मनु या आधुनिक भारत का या संविधान का जनक या जननी किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और ये शब्द किसने कहा था? केवी राव ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवी राव ने क्या कहा? आधुनिक भारत का मनु या संविधान का जनक या जननी किसने कहा? केवी राव ने। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव को क्या कहा? दक्ष पायलट। जैसे एक पायलट अगर दक्ष हो तो अगर हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसे कठिन परिस्थिति आ गई, विषम परिस्थिति आ गई है, तो योग्य पायलट जो है उस विषम परिस्थिति से भी जो है गुजार के जो है अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति ला सकता है। तो उसी प्रकार से कौन था? किसे कहा गया दक्ष पायलट? किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कौन कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जैसे एक दक्ष पायलट विषम परिस्थिति से भी अच्छी परिस्थिति में जो है उसको कठिन परिस्थिति को एक सामान्य परिस्थिति में ला सकता है, उसी प्रकार संविधान के निर्माता या संविधान के जनक या जो है भीमराव अंबेडकर एक दक्ष पायलट हैं, जिनकी वजह से हमारा संविधान जो है बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है गढ़ा गया और उसमें किसी भी प्रकार का जो है क्या कहते हैं त्रुटियां नहीं हुई। और आज तक वर्तमान समय के समय आधुनिक भारत के समय में भी वो आज जो है पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, परफेक्ट है हमारा संविधान। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु, संविधान का जनक या जननी या दक्ष पायलट। तो किसे कहा दक्ष पायलट? किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आधुनिक भारत का मनु या संविधान का जनक या जननी किसने कहा? तो केवी राव ने। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे तो भारत सरकार का कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 को। हमने पिछली क्लास में बताया था। कैबिनेट मिशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंग्लैंड की लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लीमेंट एटली की, और क्लीमेंट एटली ने भारत में अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत में
संविधान की स्थापना और उसके गतिरोध को दूर करने के लिए भेजा था। इसलिए उस मंत्रिमंडल का नाम, उस मिशन का नाम क्या रख दिया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार, क्लीमेंट एटली की सरकार लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी की सरकार ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत में संविधान की स्थापना करने के लिए भेजा था, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए भेजा था, चुनाव कराने के लिए भेजा था। इसलिए उस मिशन का नाम क्या रख दिया गया? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कितना सदस्यीय कमेटी थी? 3 सदस्यीय कमेटी थी। कौन-कौन था सदस्य? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो हमने बताया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो कौन से? एक तरह से व्यापार के थे, व्यापार मंत्री, और वहां पर वायुसेना मंत्री थे। ये सब के वहां पर मंत्री थे। लेकिन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। वो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मंत्रियों में भारत सचिव थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापार मंत्री कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स। और वहां पर थर्ड सेना मंत्री कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों लोग मिलकर जो है कैबिनेट मंत्री, ये तीनों थे। यही तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन की घोषणा ब्रिटेन की सरकार क्लीमेंट एटली की ने, लेबर पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन से जो है घोषणा किया था। कब? 25 फरवरी 1946 को। और 24 मार्च 1946 को दिल्ली में कैबिनेट मिशन का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन क्या हुआ? प्रकाशित हुआ कि भारत में कैसे चुनाव होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, और भारत में संविधान की स्थापना कैसे होगी, और कैसे 2 राष्ट्र का खंडन नहीं हो, 2 राष्ट्र नहीं होगा, एक ही राष्ट्र होगा, और 2 संविधान नहीं होगा, एक ही संविधान बनेगा भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग संविधान नहीं, और भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा। ये सब बातें किसमें समाहित थी? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन में जो प्रकाशित हुआ उसमें। और उसी के आधार पर 2 जुलाई 1946 में, उसी के आधार पर जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या हुआ? चुनाव हुआ। और चुनाव का परिणाम आया। उस चुनाव के परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जो है आई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी क्या बनाई? सरकार बनाई। और चुनाव के बाद जुलाई में 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि वहां पर किसके अंग्रेजों के अधीन भारत के लोग क्या करते? शासन करते, भारत पर शासन करना सीखते। अर्थात पूरी सत्ता भारत के हाथ में नहीं थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में पूरी सत्ता, आधी सत्ता किसके पास? अंग्रेजों के पास, और कुछ शासन की सत्ता भारत के लोगों के पास थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से भारत के पास शासन की सत्ता नहीं थी। जब वो पूरी तरीके से शासन चलाना सीख लेते तो उसके बाद फिर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम समझ में आया होगा कैबिनेट मिशन। और यहाँ पर वही कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? गठित हुआ। और उस अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त किए गए, और उन मंत्रियों को कौन-कौन सा विभाग दिया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना, अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल दोनों अलग है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुए? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। जब अंतरिम मंत्रिमंडल था तो ये प्रधानमंत्री नहीं थे। आप देखिए यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री लिखा है, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से भारत की सत्ता भारत के लोगों के पास नहीं आई थी, अंग्रेजों के पास ही थी। उस समय भारत का सर्वे सर्वा वायसराय हुआ करता था। और उस अंतरिम मंत्रिमंडल के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। जब 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ या चुनाव हुआ तो लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड वेवेल के समय में अंतिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ,
और उस मंत्रिमंडल में वायसराय की कार्यकारी परिषद के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन हुआ करता था, तो भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल और दूसरे नंबर के जो थे उसके अधीन दूसरे नंबर पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पहले नंबर पर होता है, उप प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर। तो वैसे ही उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल जो था, अंतिम मंत्रिमंडल, उसमें वायसराय जो है प्रथम स्थान पर पूरा शासन का सत्ता, और दूसरे नंबर पर जो पावर दी गई थी किसके पास थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कार्यकारी परिषद के क्या थे, उपाध्यक्ष। और कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन था, फिर वायसराय। वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। अंतरिम मंत्रिमंडल के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। और कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले किसके पास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज भी विदेशी मामले किसके पास रहते हैं, प्रधानमंत्री के पास। वैज्ञानिक शोध के मामले किसके पास रहते हैं, प्रधानमंत्री के पास। ये आपको आज भी याद रखना है। तो विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मामले किसके पास रहते थे, किसके पास था, तो प्रथम विदेश मंत्री पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा, प्रथम विदेश मंत्री कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम वैज्ञानिक मंत्री, वैज्ञानिक शोध मंत्री तो कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आज के समय में जो विदेशी मामले हैं, विदेश मंत्री विभाग अलग से हो गया, लेकिन वैज्ञानिक शोध के मामले किसके पास हैं, रहते हैं आज भी, प्रधानमंत्री के पास। विदेश मामले अलग से, विदेश मंत्री वहां पर अलग हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये अभी हम कैबिनेट मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में हम बता रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कार्यकारी परिषद के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। किसकी कार्यकारी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के क्या थे, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन था, फिर वायसराय। और उस समय कौन अध्यक्ष वायसराय था, कौन था, लॉर्ड वेवेल। कौन था, लॉर्ड वेवेल। विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वैज्ञानिक शोध के मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रमंडल के मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, गृह मंत्रालय। सूचना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है ना, तो वैसे ही सूचना मंत्रालय किसके पास था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल के मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह क्या थे, अंतिम मंत्रिमंडल में, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके क्या थे, रक्षा मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल के जो रक्षा विभाग था उसके प्रथम रक्षा मंत्री कौन हुए, कौन, सरदार बलदेव सिंह। लेकिन वहीं पर स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, तो वहां पर भी सरदार बलदेव सिंह ही है, आपको याद रखना है, आगे हम अभी बताएंगे। तो सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री या सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल का हम बता रहे 2 सितंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो कृषि एवं खाद्य विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल के मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं बाबू जगजीवन राम। आपने इनका नाम सुना होगा, इनको बाबू की उपाधि मिली थी। तो बाबू जगजीवन राम, श्रम मंत्री। तो प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, बाबू जगजीवन राम। प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, बाबू जगजीवन राम। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। प्रथम खाद्य कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करेंगे सी राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है
अगर हम बात करें तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ लेगा तब अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। और अंतरिम मंत्री अगर पूरी तरीके से पूछे प्रथम शिक्षा मंत्री अंतरिम मंत्री वहां पर स्वतंत्र भारत ना लगाए तब सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना। अब हम आसफ अली, आसफ अली जो थे वो रेलवे मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री। रेलवे मंत्री कौन था? आसफ अली। और वहीं पर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मंत्री कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। और अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है में स्वतंत्र रेलवे मंत्री कौन था? आसफ अली। कौन था? आसफ अली। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया था। जॉन मथाई को अंतरिम मंत्रिमंडल में किसका विभाग दिया गया था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। और वहीं पर स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री। स्वतंत्र भारत के जो है स्वतंत्र भारत में जो है विभाग रेलवे विभाग किसको दिया गया था? तो जॉन मथाई को, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन विभाग। अब हम बात करते हैं सीएच भाभा, कारखान एवं बंदरगाह। बंदरगाह जहां पर शिप खड़ी होती हैं, है ना, और जहां से सामान जो है समुद्र के जरिए सामान एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में समुद्र के जरिए जो है व्यापार होता है, तो वहां पर शिपों का आवागमन होता है, वहां पर पानी की जहाज खड़ी होती है, तो उसे बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह, खान, खान का मतलब जैसे कोयले की खान, सोने की खान, चांदी की खान, लोहे की खान, है ना, तो ये सब खान होता है। तो वहां पर खान मंत्री, खनन, है ना, खान मंत्री। और कौन सा? कार्य, है ना, कार्य, खान, और कौन सा? बंदरगाह मंत्री। कौन थे? कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन था? सीएच भाभा, होमी जहांगीर भाभा। सीएच भाभा, होमी जहांगीर भाभा, सीएच भाभा। ठीक है ना। तो सीएच भाभा, सीएच भाभा कौन थे? कार्य एवं खान एवं बंदरगाह मंत्री। और डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे? डॉक्टर जॉन मथाई कौन सा विभाग दिया? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, अंतरिम मंत्रिमंडल में। आसफ अली रेलवे मंत्री, आसफ अली रेलवे मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं उद्योग मंत्री, खाद्य एवं उद्योग मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। और सरदार बलदेव सिंह कौन से? रक्षा मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। अब पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल में जो है पार्टिसिपेट करने से, भाग लेने से क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद 26 अक्टूबर 1900 से लगा कि नहीं, हमारी तरफ से वहां पर कोई होना चाहिए, मुस्लिम लीग की तरफ से वहां पर उनके लिए बात करने के लिए कोई होना चाहिए। तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया था? पार्टिसिपेट कर लिया था। और मुस्लिम लीग को उसमें के जो सदस्य थे उनको कौन कौन सा विभाग दिया था? लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली को क्या दिया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में? वित्त मंत्री का विभाग। लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त मंत्री का विभाग। और वहीं पर जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, कानून मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? कानून मंत्री। गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री, गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गजांतर अली। और विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री, गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री।
लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, अब्दुल रब नस्तर क्या थे? संचार मंत्री। अब्दुल रब नस्तर क्या थे? संचार मंत्री। अब्दुल रब नस्तर क्या थे? संचार मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। और आई चुंदरीगार, आई चुंदरीगार ये क्या थे? तो वाणिज्य मंत्री। आई चुंदरीगार ये क्या थे? वाणिज्य मंत्री। तो ये 4-5 मंत्री जो है मुस्लिम लीग से थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के कुल कितने मंत्री थे? तो कितने? 5। कौन कौन से? लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, विधि मतलब कानून से संबंधित, कानून मंत्री, विधि मंत्री कौन हो जाएगा? जोगेंद्र नाथ मंडल। तीसरा गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री, गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। और आई चुंदरीगार कौन थे? वाणिज्य मंत्री। आई चुंदरीगार कौन से मंत्री थे? कौन से? तो वाणिज्य मंत्री। तो ये मुस्लिम लीग के 5 मंत्री जो है, 5 सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे। कितने? 5। कौन कौन से? लियाकत अली कौन से मंत्री थे? वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि या कानून मंत्री। गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री, गजांतर अली स्वास्थ्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर कौन से? संचार मंत्री। आई चुंदरीगार वाणिज्य मंत्री। तो ये हमने आपको कौन से कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के मंत्रियों और उनके विभाग के बारे में आपको बताया। अब हम स्वतंत्र भारत, है ना, भारत आजाद हो गया, भारत का संविधान बनने लगा, तो स्वतंत्र भारत में का जब मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देश विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत का जब प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ 1947 में, तो तब किसको किसको कौन सा विभाग दिया गया था। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए प्रधानमंत्री हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? प्रधानमंत्री। क्या अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय शासन का सर्वे सर्वा कौन होता था? वायसराय होता था। तो इसलिए वहां पर कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। दूसरे नंबर के शासन के सर्वे सर्वा थे। पहले नंबर पर कौन था? लॉर्ड बिबिल, वायसराय। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या? प्रधानमंत्री। विदेशी मामले भी प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक शोध पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा विभाग था? तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या को विभाग मिला था? प्रधानमंत्री थे, दूसरा विदेशी मामले, और तीसरा कौन सा था? वैज्ञानिक शोध। विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध और प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैज्ञानिक शोध पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां पर भी सरदार वल्लभ भाई गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग, और यहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग। और राज्यों के मामले भी किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कौन सा विभाग दिया गया था? गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण विभाग, और तीसरा राज्यों के मामले। राज्य सब कुछ राज्य ऐसे थे अलग राग अलाप रहे थे, देशी रियासतें थी, वो अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो इसलिए राज्यों के मामले किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो इन्होंने पूरे राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाने की सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन कौन सा विभाग? गृह सूचना विभाग, गृह सूचना मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, और गृह मंत्रालय, और राज्यों के मामले कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में भी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था इसमें भी क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अब बाबू जगजीवन राम भी अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, और स्वतंत्र भारत में भी क्या थे? श्रम मंत्री। तो ये चीज जो कॉमन है तो आपको याद हो जाएगा, एक याद कर लिए दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले और क्या कहते हैं वैज्ञानिक शोध किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उसमें भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। वहां पर गृह मंत्रालय सूचना प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर भी गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण विभाग
सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के मामले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया। और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। और अब यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है वो बदल गया। वहां पर अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था, मैंने बताया था, सी राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल का में शिक्षा मंत्री कौन बना, तो कौन था, अबुल कलाम आजाद। आप लोग मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को नहीं ध्यान जान लीजिएगा, वो नहीं, अबुल कलाम आजाद है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं शिक्षा मंत्री। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यही अब्दुल कलाम आजाद ही प्रथम शिक्षा मंत्री, नहीं, अबुल कलाम आजाद। आप मोबाइल पर बोलेंगे कि अबुल कलाम आजाद तो आपको उनका इमेज आपको दिखा देगा, नहीं तो आप एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति भारत के हुए, वो नहीं, आप उनको नहीं कहेंगे शिक्षा मंत्री, ठीक है ना। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन, अबुल कलाम आजाद, वो अब्दुल कलाम आजाद हैं। वो क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। तो कौन, अबुल कलाम आजाद क्या थे, प्रथम शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के। लेकिन वैसे अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था फिर उस तरीके से, तो सी राजगोपालाचारी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई वहां पर क्या थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जॉन मथाई को क्या दिया गया, रेलवे एवं परिवहन विभाग। तो डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में क्या थे, रेलवे एवं परिवहन विभाग, किसके पास, डॉक्टर जॉन मथाई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दे दिया गया। वहां पर जो उद्योग, अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग डॉक्टर किसको दिया गया था, डॉक्टर जॉन मथाई को। तो वो उद्योग, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसको दे दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी, है ना, तो भारतीय जनसंघ पार्टी, भाजपा जो आज है, तो भारतीय जनसंघ पार्टी पहले थी, फिर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने परिवर्तित किया, क्या, भारतीय जनता पार्टी, नाम बदलकर क्या रख दिया, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1900, है ना, यहाँ पर आप 1951 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। जो आज के समय भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकार चल रही है, वो उसके संस्थापक कौन थे, कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसी पार्टी का नाम बाद में बदलकर भारतीय जनता पार्टी किसने रख दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो आपको समझ में आया होगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीएन गॉडगिल। वीएन गॉडगिल, अब यहाँ पर कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री वीएन गॉडगिल को दे दिया गया। जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री किसे बनाया गया था, कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री किसे बनाया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में, मैंने आपको बताया था। तो वहां पर अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन था, सीएच भाभा, होमी जहांगीर भाभा को क्या बनाया गया था, कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री। लेकिन स्वतंत्र भारत के कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन हुए, तो कौन हुए यहाँ पर, वीएन गॉडगिल। वीएन गॉडगिल कौन हो गया, वीएन गॉडगिल क्या बन गए, कार्य, खान एवं क्या बन गए, कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री। तो मन में आ रहा होगा सीएच भाभा क्या कौन सा मंत्रिमंडल पाए, तो सीएच भाभा को मिल गया वाणिज्य मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन बने, सीएच भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री सीएच भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री सीएच भाभा।
अब देखिए प्रथम वित्त मंत्री पूछा एग्जाम में एक बार, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? आर के षणमुगम शेट्टी। और वहीं पर हम बताएं अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन था वित्त मंत्री? लियाकत अली। लेकिन स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम मंत्री कौन था? वो प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो हम किसे बोलेंगे प्रथम वित्त मंत्री? तो आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं पर अगर हम बात करें अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि या कानून मंत्री कौन था? तो कौन सा? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि या कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन हुआ? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री स्वतंत्र भारत का, तो राजकुमारी अमृत कौर। कौन था? राजकुमारी अमृत कौर। और वैसे अगर हम बात करें अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो कौन? गजानतर अली। गजानतर अली स्वास्थ्य मंत्रिमंडल। लेकिन स्वतंत्र भारत में राजकुमारी अमृत कौर। और स्वतंत्र भारत में अगर हम आपसे यहीं पर पूछे संचार मंत्री कौन था? तो रफी अहमद किदवई। कौन था? रफी अहमद किदवई। और स्वतंत्र अंतरिम मंत्रिमंडल में अब्दुल रब नस्तर। अंतरिम मंत्रिमंडल में अब्दुल रब नस्तर। समझ में आया? अब हम बात करते हैं वाणिज्य मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री CH भाभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री CH भाभा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पुटअप को बोलते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खान एवं वाणिज्य मंत्री कौन हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खान एवं वाणिज्य मंत्री हमने आपको क्या बताया था? VN गाडगिल। कौन हो जाएगा? VN गाडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन से? स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन? कौन सा? होमी जहांगीर भाभा। VH भाभा। कौन सा? कौन हो जाएगा? CH भाभा। होमी जहांगीर भाभा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। कौन? रफी अहमद किदवई। तो आपको याद रखना ये सब, हमने आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताया और आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। टेक केयर।